अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सजाद अकरम। अब बात करते हैं कि अगली डिशेस में हम हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ। आज की मेहमान शख्सियत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। मेरे हम फील्ड भी हैं, हम एक ही फील्ड से हैं। वो भी स्कल्पचर में ग्रेजुएट हुए। मेरा उनका ताल्लुक 2004 से ऑनवर्ड्स अभी तक है। जब वो हुनर के दर में आए, हमारे जूनियर आए, उन्होंने 2004 से 2007 तक हुनर के दर में पढ़ा। उससे पहले वो आर्ट्स में रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में 2002-2003 में उन्होंने क्लासेस वगैरह ली। उसके बाद 2007 में वो एनसीए चले गए, एनसीए रावलपिंडी कैंपस। 2011 में वो ग्रेजुएट हुए स्कल्पचर में। उसके बाद उन्होंने एज ए एनिमेटर काम किया 1 साल डिफरेंट एनिमेशन ऑर्गेनाइजेशन में। 2012 में उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया एज ए फैकल्टी लेक्चरर, और उसके बाद आज तक वो 2023 में भी एमसीए में सर्व कर रहे हैं। इस दौरान वो यूएस भी गए आर्टिस्ट रेजिडेंसीज में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में, आर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी। और 2016 में उन्होंने यूएस से फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा किया और नेशन वाइड एग्जीबिशंस कर चुके हैं और इंटरनेशनल भी रिकॉग्नाइज हैं, वहाँ पे भी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। डिफरेंट आर्टिस्ट रेजिडेंसीज में भी उन्होंने काम किया, जिसमें वसल एनसीए में जो आर्टिस्ट रेजिडेंसी हुई उसमें भी उन्होंने एग्जिबिट किया। और 11-12 सालों से वो टीचिंग एक्सपीरियंस में एनसीए की फाउंडेशन क्लासेस को लुक आफ्टर कर रहे हैं। आप सबको मिलवाते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त मोहम्मद ज़ीशान अहमद। अस्सलाम वालेकुम शान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। ऑब्वियसली इतने अरसे से हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल है एक फॉर्मल इस तरह से गुफ्तगू हो रही है, तो एक अजीब भी लग रहा है। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि नुक्ता स्टूडियो के साथ एक ताल्लुक तो बड़े अरसे से था, लेकिन इस तरह से लाइक प्रॉपर बात करने का जो मौका मिला है, आओ बात करते हैं हमें, वो आज आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं इस शो का पार्ट बना। डिफरेंट मैं देखता रहा आर्टिस्ट की जो टॉक यहाँ से जो आप लोग वो करते थे, रिकॉर्ड करते थे। सो थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया शुक्रिया। ये आप सबकी मोहब्बत ही है, इन सब भाइयों की, दोस्तों की, कि आज हम इस स्टेज पे हैं कि मौका मिल रहा है कि हम अपने सीनियर्स, अपने फेलोज और अपने जो कोलीग्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करें और उनकी लाइफ पे हम बातचीत करें और आप सब तक लेके आए। ईशान, मैं तो आपको बहुत उस स्टेज से जानते थे, हम दोनों स्टूडेंट्स थे, तो नाज़रीन को भी हम बताना चाहेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ ईशान का। क्या एक वो थी कि जी आर्ट कॉलेज जाना है, आर्टिस्ट बनना है, तो कहाँ से शुरुआत हुई? कब आर्ट काउंसिल जाने का एक मौका मिला कि अच्छा नहीं इस साइड पे जाना चाहिए? कुछ बताएं। जी बिल्कुल। मैं इस पे थोड़ा सा डिटेल में ऑब्वियसली बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो पूरी एक जो जर्नी है एज एन आर्टिस्ट वो मेरे आंखों के सामने आ रही है। क्योंकि जैसे एक यंगस्टर होता है, उसके माइंड में काफी सारे डाउट्स होते हैं डिफरेंट फील्ड्स को लेके, तो हम लोग भी डेफिनेटली उसी सारे सर्कल में से गुजर के आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है, काफी अचीवमेंट्स हैं। सो अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मतलब वही जो एक डायलॉग होता है कि बाय बर्थ जो थे वो जब अर्ली बचपन के टाइम पे जब होश संभालना शुरू किया, तो जो आर्ट के साथ जो ताल्लुक था ना वो बिल्ड होना शुरू हो गया था। क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिस्ट जो है ना कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले से भी आर्ट वर्क वो कहीं ना कहीं से उन्होंने स्टार्ट लिया हुआ होता है, डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको शौक होता है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, पहले से उन्होंने कोई लाइक काम किया हुआ नहीं होता, लेकिन उनका इस आर्ट के साथ एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरा जो था सिनेरियो वो थोड़ा सा इससे बर्क सा कि मेरा वही था कि आई रिमेम्बर के क्लास 3 में मेरे बाद जो है वो इंजीनियर है, तो मैं उनका इकलौता बेटा। ऑब्वियसली मेरे जो पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी कि ये उन्हीं सारी फील्ड्स की तरफ उसी तरफ आए, उसी में ग्रो करे। तो
क्लास 3 व्हेन आई वाज इन ग्रेड 3, तो एक बुक में एक था कि भी आपने अल्लामा इकबाल की एक तस्वीर जो है ना उसको ड्रॉ करना। तो वो फिर इस तरह से था कि मैंने पहले अपने अब्बा से कहा कि आप मुझे ड्राइंग कर दें, तो वो क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, तो मदर से मुझे याद है मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने भी कहा कि आप खुद कोशिश करो। सो जब मैंने उसको ड्रॉ किया तो वो काफी अच्छा मतलब काम जो था वो उस टाइम पे वो सामने आ गया। तो उस वक्त भी जरा थोड़ा सा घर वालों को अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने कुछ आर्ट मटेरियल्स जो थे वो मुझे मिल गए, मैंने उनको मार्कर कलर्स हो गए, वाटर कलर्स हो गए, उनको खुद ब खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। आजकल तो आप देखेंगे डिफरेंट चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, वहां से आप जो बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा जो है ना वो हो जाता है। हमारे पास एक वही सरकारी दायरा पीटी हुआ था, उसी पे हम कुछ ना कुछ देख लेते थे, कोई इंस्पिरेशन मिल जाती थी। सो वो फिर काम मैं करता रहा लैंडस्केप्स पे खासतौर पे, क्योंकि जो फिगर होता है उसके लिए थोड़ा सा हमेशा पोर्ट्रेट या फिगर के हवाले से आम इंसान जो होता है वो थोड़ा सा कॉन्शियस होता है कि मैं पता नहीं ठीक बना सकूंगा या नहीं बना सकूंगा। तो लैंडस्केप जो होता है वो वहीं से मोस्टली जो आर्टिस्ट है वो आगाज करते हैं, जो उनको सामने नजर आता है, कोई पॉट है, कोई स्टिल लाइफ हो गई या खिड़की से बाहर का कोई व्यू हो गया। सो इसी तरह से उसको जब करना शुरू किया तो करते करते वो एक रूम के अंदर ही ना एक गैलरी बिल्ड होना शुरू हुई। मतलब गेस्ट आते थे, वो आके देखते थे कि दीवारों के ऊपर सारी जो आर्ट वर्क्स हैं वो डिस्प्ले हुए हैं। तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि काम तो मैं कर रहा था, लाइक बाकी जो सरकारी स्कूल के साथ साथ टाइम निकाल के, मतलब अब्बा थे वो जो मुझे कहते थे कि भाई अभी पढ़ाई के दरमियान में जो गैप है उसमें तुम जाओ खेलो, थोड़ा सा आगे पीछे आओ जाओ, तो मैं जो था वही कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाता। तो वो मुझे कहते थे कि भाई ये टाइम तुम्हारा ब्रेक है जिसमें तुम एंजॉय कर सकते हो, बैठ जा सकते हो, बाकी लोग के साथ खेल सकते हो। लेकिन मेरा एंजॉयमेंट का टाइम वही होता था जो मेरा अपना एक जोन क्रिएट होता था और उसमें मैं कुछ इमेजिनरी चीजें क्रिएट करना शुरू कर देता था। और वहीं से मेरा इंटरेस्ट जो था वो ज्यादा से ज्यादा होता चला गया। फिर ऑब्वियसली जैसे हमारे स्कूल होते हैं, कंपटीशन होते हैं, तो स्कूल्स में आप ऐसा ऐसा फेमस होते जाते हो क्योंकि आप डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो। तो वो एक जर्नी बड़ी जरूरी होती है इवेंचुअली आपकी जो फील्ड है उस तक आपको ले जाने में। उसमें उन टीचर्स का भी अमल दखल होता है जो उस स्टेज पे आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स जो उस स्टेज पे आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे जाके आप वो कंपटीशन विन करके आते हो या उसमें रनर अप होते हो, कुछ सर्टिफिकेट ले आते हो। तो आई रिमेम्बर कि अभी तक मेरे पास जितनी ट्रॉफीज थी, जो सर्टिफिकेट से शील्ड थी, वो मेरे लिए अभी भी काफी प्रीशियस है, मैंने संभाल के रखी। लेकिन होता ये है कि इवेंचुअली हमारी सोसाइटी में एक चीज बिल्ड हुई है कि आपने इंजीनियर या डॉक्टर या इस तरह से बनना है, सोशल साइंसेस की फील्ड की तरफ भी इंटरेस्ट नहीं है किसी का, और आर्ट की तरफ तो लोग वैसे भी इतनी ज्यादा अवेयरनेस अभी तक भी बन नहीं है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा बिल्ड होना शुरू हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। तो फिर ऑब्वियसली जब आप मैट्रिक करते हो, मैट्रिक के बाद आप एफएससी करते हो, तो फिर जब आपने फील्ड चूज करनी होती है, तो स्पेशलाइज करना होता है, मुझे भी वो फेज आया। और उसके बाद मैं सोचा कि भाई क्या किया जाए इसमें, अगर वो फील्ड चूज की जाए जिसमें ऑलरेडी मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा माइंड ये भी था कि कुछ डिफरेंट किया जाए जो सोसाइटी से हट के, ताकि उसमें अपना इंटरेस्ट भी रहे और उसमें बंदा थोड़ा सा एक्सेल करे। तो उससे मुझे सबसे जो मेजर मुझे जो फायदा हुआ मेरे फादर की तरफ से हुआ, मेरे अब्बा की तरफ से, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी किया, और उन्होंने मुझ पर फोर्स नहीं किया कि मैंने इंजीनियरिंग की तरफ ही आना है, क्योंकि उनका काफी ज्यादा उसमें अपना भी एक बैकग्राउंड रहा हुआ। सो इन शॉर्ट ये कि ये पिछली पूरी जो जर्नी थी आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि जैसे हमारे पास अभी भी जो बच्चे हैं उनमें जब हम इंटरेस्ट देखें तो हम उनको जरूर गाइड करें, ताकि वो इवेंचुअली किसी न किसी फॉर्म में वो जरूर, अगर वो एफर्ट करते हैं तो किसी न किसी शक्ल में जरूर उनकी लाइफ जो है उनको किसी न किसी डायरेक्शन में ले जाती है, जैसे मेरे केस में हुआ, जिसने आपको बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से एक सिलसिला आगाज हुआ। मैंने सोचा, किसी ने गाइड किया कि भाई राउलपिंडी आर्ट काउंसिल है, वहां पे आप भेजें और इसको बच्चे को इसका इंटरेस्ट है। तो वहां से हमारे सर खुरम बाबी साहब, बड़ा उनका अमल दखल है मेरी लाइफ में, मैं आज उनको काफी क्रेडिट देता हूँ कि वो सब तो पहले मेरे आर्ट टीचर थे। और फिर वहां से एक 1 ईयर का मैंने डिप्लोमा लिया, वहां से मुझे एनसीए का नोहा पहले था, लेकिन उधर से क्रेज ज्यादा बिल्ड होना शुरू हुआ। और फिर उस वक्त मुझे याद है कि एनसीए के लिए अप्लाई किया और वहां से साथ साथ काम किया एनसीए में, फिर एज अ स्टूडेंट आ गया। फिर जब स्टूडेंट ऐसा आए तो ऑब्वियसली एनसीए का ये है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत फर्क है, मतलब काफी बाकी इंस्टीट्यूट्स में, बाकी जगहों पे भी देखा है कि वो एक फर्म आपको
एक आपकी जो एक आर्ट प्रैक्टिस है वो बड़ी एक आपको एक फन प्रैक्टिस आपको वो प्रोवाइड करती है। सो उसके बाद ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं कि जब एक फील्ड चूज कर ली तो उसमें फिर मार्केट ट्रेन हो गई, फिर उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी किए, एग्जीबिशंस भी डिफरेंट टाइप की फिर उसमें ये होता है कि कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो एक स्पेसिफिकली एक खास चीज पे रुक जाते हैं, या तो पेंटिंग उनकी फील्ड होती है या स्कल्पचर होता है या इस तरह से। तो मेरे केस में ये था कि मैं ऑलमोस्ट सारी चीजों में एंगेज रहा हूँ थ्रू टाइम, ग्राफिक्स के हवाले से, एनिमेशन के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से और फिल्म के हवाले से खास तौर पे। लेकिन ये है कि एज अ स्कल्पटर मेरे ख्याल में कि बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि मेरी स्पेशलाइजेशन भी उसमें है, तो क्योंकि उसको मदर ऑफ आर्ट भी कहा जाता है और इसलिए कि उसमें सारी डायमेंशन आ जाती है, 3 डायमेंशनलिटी आ जाती है। सो उसमें इंटरेस्ट जो है वो मेरा एक फर्क रहा, मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल रहा। आज भी अगर कोई चीज एक्सप्रेस करनी होती है, कोई थॉट होती है, कोई ऐसे किसी पार्टिसिपेट करना होता है किसी एग्जीबिशन में, अपना अपने लिए काम करना होता है, तो उसमें ये होता है कि एज अ स्कल्पटर मैं पहले सोचता हूँ, एज अ फिल्म मेकर या एज एनिमेटर या वो चीज तो वो थॉट बाद में जो है। आपने जाना ज़ीशान के बारे में कि कैसे उनका सफर ये शुरू हुआ, कैसे इंस्पिरेशन आई। ज़ीशान कुछ थोड़ा सा हमें उस पर रोशनी डालें कि जब आपने ऐसे मेजर स्कल्पचर को चूज किया, जैसे आपने बचपन में ड्राइंग, पेंसिल्स और वाटर कलर भी एक्सप्लोर किया, बट क्या ऐसी इंस्पिरेशन थी जो आपको स्कल्पचर आपने सोचा कि मुझे ये एज ए मेजर रखना चाहिए और उसी को एज ए कैरियर बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए आर्ट को लेके जो हमारा जो कॉमन मैन है उसका उसकी परसेप्शन काफी डिफरेंट है, मतलब इवन अभी इतना ज्यादा अवेयरनेस होने के बावजूद भी। तो जब मुझे याद है कि आज से अगर मैं 20 ईयर्स पहले देखूं तो उस वक्त भी यही था कि आर्ट को लेके जो एक कॉमन मैन है वो यही सोचता था कि आर्ट का मतलब है कि आपने पेंट करना है, कैनवस को पेंट करना है, उसके अलावा उसके माइंड में कोई और बात नहीं आती थी। और अर्निंग के बारे में उसके माइंड में ये आता कि शायद हम पेंटिंग्स को सेल करेंगे और वहीं से अर्न करेंगे। तो ऑब्वियसली जब मैं भी इस फील्ड में एंटर हुआ हूं तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसके अंदर भी कैटेगरीज हैं जिनको आप जाके अप्रोच कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि हम ऑलमोस्ट सारी आर्ट फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, उनपे हमारी ग्रिप होती है। लेकिन ये है कि जैसे मेरे केस में यही था कि पेंटिंग की तरफ इंटरेस्ट था, कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो पता चला कि जी स्कल्पचर उसी का एक पार्ट है, ठीक है ना। फिर इसी तरह प्रिंट मेकिंग उसका पार्ट है, मिनिएचर जो हमारा समझने के असासा है पाकिस्तान में, काफी हमारे मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, उसका अंदाजा हुआ, उससे उसका पता चला। तो इसी तरह से स्कल्पचर जो था उसको जब प्रैक्टिस किया तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा महसूस हुआ कि भाई ठीक है, एक ऐसा आर्ट फॉर्म जिसमें आपकी क्रिएटिविटी का एक पीक पॉइंट होता है, जिसमें आप एक चीज 3 डायमेंशनलिटी में क्रिएट कर सकते हो, या खासतौर पर इंस्टॉलेशन आर्ट हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, उसमें आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी भी कर सकते हो, दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत मतलब रेंज एक वाइड हो जाती है और उसमें सारी चीजें जो है ना वो समझ लेके ऐड हो जाती है, जिसमें पेंटिंग का भी कुछ हिस्सा ऐड हो जाएगा, आप समझ लेके मिनिएचर में हम डिटेल सीखते हैं वो भी ऐड हो जाएगा, आपका एक ड्राइंग आप पहले उसको ड्रॉ करोगे तो उसके पीक पॉइंट जो है वो स्कल्पचर मुझे फील हुआ कि भाई नहीं ये इससे नेक्स्ट कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से फिर मैंने उसको मतलब प्रैक्टिस करना शुरू किया और डिफरेंट मटेरियल्स की हर मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग फर्क होती है, रेंज फर्क होती है। आप किसी भी एक मटेरियल को जब पकड़ लेते हो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हो, मैं वर्ड खेलना यूज करूंगा कि अभी आप उसके साथ बस उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो, तो इवेंचुअली वो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी शक्ल में वो बिल्ड हो जाती है। तो इसी तरह से मतलब फिर वो स्कल्पचर में जो था वो इंटरेस्ट ज्यादा, क्योंकि उसमें बाउंड्रीज नहीं, आप बाउंड्रीज तोड़ सकते हो, आप उसको आप एक किसी आर्ट पीस को किसी सेंटर में रख के आप पूरे एरिया को भी एंगेज कर सकते हो, इंस्टॉलेशन की फॉर्म में उसको ला सकते हो। बिल्कुल, इंस्पिरेशन के बारे में भी हमने जाना। ईशान, आप भी स्कल्पटर हैं, मैं भी स्कल्पटर हूँ। आज तक हमने डिफिकल्टीज फेस करते हैं बीइंग स्कल्पटर के, एक बहुत कॉमन फील्ड नहीं है, हर एक को समझाना एक ये भी एक बहुत डिफरेंट टास्क है कि ये स्कल्पचर एग्जैक्टली है क्या। तो आपके नजदीक क्या स्कल्पचर आपको मायने रखता है, कि क्या है क्या जो हम अपने ऑडियंस को अपनी बता सके कि स्कल्पचर एग्जैक्टली है क्या?
देखिए स्कल्पचर में अगर कोई रिसर्च भी करने जाए ना, फर्स्ट किया कि कोई कहता है कि चलो मैं जरा देखूं कि इस स्कल्पचर में होता क्या है, तो जो थोड़ा बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग, कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेट करेगा तो उसके माइंड में यही पहली बात आएगी कि हमने क्ले लेनी है और क्ले से हमने कोई चीज बनानी है, ठीक है, मतलब, और उसके माइंड में ये चीज आएगी कि ह्यूमन बॉडी बनानी है या हमें पोर्ट्रेट बनाना है, ठीक है, और तीसरी चीज उसके माइंड में आएगी कि वो परफेक्ट बनाना है, क्योंकि ड्राइंग के एरर्स जो हैं वो फिर भी आप मिस कर जाते हो कॉमन में, लेकिन स्कल्पचर में जो एरर है वो आपको वाज़ा नजर आता है कि यार आंख टेढ़ी बनी हुई है, नाक टेढ़ा बना हुआ है, वो शायद कॉमन मैन भी आपको एग्जैक्टली वो उसके कॉमन मैन भी उसकी गलती है जो आपको बता रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसके थोड़े से डेप्थ में जाएंगे तो मतलब आर्ट जो है वो बाउंड्री से, जैसे मैंने बोला कि आजाद है, तो वो मटेरियल में भी आजाद है, वो एक आर्ट फॉर्म में भी काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है। जैसे लाजमी कि हम उसमें क्ले से ही काम करें या हम उसमें सिर्फ फिगर्स ही बनाएं या हेड्स ही बनाएं, उसमें बहुत वैरायटी हो सकती है। मतलब उसमें इवन जो लोग लकड़ी में काम करते हैं वो लकड़ी में करते हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव फॉर्म करते हैं, स्टिल लाइफ्स करते हैं। छोटे स्केल को आप खाली बड़े स्केल पे एक ऑब्जेक्ट को खाली ले जाते हो, उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। एक मटेरियल जो एक बहुत सस्ता मटेरियल होता है उससे आप कोई फॉर्म एक डेवलप कर देते हो, तो वो जो उसकी चीपनेस है, जैसे हमारे पास शॉपिंग बैग है, ठीक है, आप उसको एक खास तरीके से ट्रीट कर दोगे तो वो कुछ का कुछ बन जाएगा। तो वही है कि जो स्कल्पचर है उसमें यही है कि मतलब अगर थोड़ा सा देखें तो उसकी कई टाइप्स, कई किस्में हैं। मतलब अगर एक किस्म उसकी जैसे काइनेटिक स्कल्पचर हो गया कि भाई उसमें ग्रेविटी से हो सकता है कि वो कुछ उसमें कुछ वो मूव करता हो, हवा से मूव करता हो, ठीक है, या कोई आपका जंप स्कल्पचर हो गया जिसमें आपने कुछ यूज चीजें, जंप में जो चीजें पड़ी हुई होती हैं उनसे आपने कोई फॉर्म बना ली, कोई साइकिल बना ली, गाड़ी बना ली, कोई एनिमल फॉर्म बना ली, कोई ह्यूमन फॉर्म बना ली, ठीक है, या समझ लें कि आपने सैंड स्कल्पचर कर लिया, सैंड से कोई फॉर्म बिल्ड कर ली। और मतलब ये ताशा है, अगर हम खाली उसकी डिटेल्स में जाएं, उसको खाली स्कल्पचर को हम डाइसेक्ट करना शुरू करें, उसके मटेरियल को, तो उसमें बहुत वैरायटी हमारे पास आ जाती है। मतलब इवन उसमें जो है वो मटेरियल्स के साथ उसकी फॉर्म में भी आपको बहुत वैरायटी नजर आ जाएगी। सो मतलब ऑब्वियसली मतलब स्कल्पचर में जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही है कि आप उसमें आपके पास जो मैं वर्ड खेलना यूज कर रहा हूँ, खेलने का आपके पास जो है ना वो बहुत वाइड हो जाता है, स्प्रेड ज्यादा उसका हो जाता है। आप कोई भी मटेरियल, जैसे हमारे सामने अपने स्टूडियोज में भी डिफरेंट मटेरियल्स पड़े हुए, तो हम किसी भी मटेरियल को उठा लेंगे। आज मेरा दिल कर रहा है कि भाई वो एक मेटल मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, मुझे नजर आ रहा है, तो मैं मेटल को उठा लूंगा, तो मैं उसके साथ अगर कोई चीज बाइंड करना शुरू कर देता हूँ तो उससे फॉर्म बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, या मैं उसको वेल्ड करना शुरू कर देता हूँ तो उससे भी फॉर्म बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। या मेरे पास कुछ लकड़ी के कुछ पीसेस पड़े हैं, छोटे पीसेस पड़े हुए हैं, बड़े पीसेस पड़े हुए हैं, तो मैं उसको उठा के रख लूंगा और उसके साथ काम करना शुरू कर दूंगा और मेरा माइंड डायरेक्ट प्रोसेस करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। मतलब मैं जैसे जैसे ब्रेन में मेरी थॉट्स आती जाएंगी वो काम होता चला जाएगा और इवेंचुअली उसकी कोई ना कोई फॉर्म बिल्ड हो जाएगा। सो कहने का मकसद यही है कि एक जो कॉमन परसेप्शन है वो यही है कि हम सिर्फ प्लेन, नो डाउट प्लेन बहुत एक मजेदार मटेरियल है, उसका कोई ऑल्टरनेट मटेरियल्स है, बहुत सारे मटेरियल प्लास्टिसिन है और ऐसे कई मटेरियल्स हैं जो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन क्ले का कोई नेमत बदल नहीं, और इंसान का ताल्लुक भी मिट्टी के साथ है, तो ऑब्वियसली हम जब उसको टच करते हैं तो उसके साथ मतलब एक खास तरह का अटैचमेंट। ईशान से हम बात कर रहे थे कि क्या है क्या स्कल्पचर। स्कल्पचर एक हर 3D फॉर्म या कोई भी ऐसी फॉर्म जिसको आप अपने मीडियम के थ्रू कोई बात उसमें कह सके, वो है स्कल्पचर। ईशान ने स्कल्पचर की ऑलमोस्ट हर डोमेन में काम किया है, इंस्टॉलेशन आर्ट में भी काम किया है, पब्लिक आर्ट में भी काम किया है, उसी में रहते हुए साउंड इंस्टॉलेशन पे भी काम किया है, वीडियो आर्ट पे भी काम कर चुके हैं ईशान। कहीं ना कहीं ईशान जब आप देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ के बाद से ही एकेडमिक्स में हैं और आज आर्ट एजुकेशन पढ़ाते चले आ रहे हैं, तो आप अपने दौर में देखते हैं कि आज का बच्चा कितना अवेयर है, और उस दौर में जब आपने जब इसको एज ए कैरियर चूज किया, एज ए फील्ड चूज किया, तो आज का बच्चा कितना अवेयर है इस फील्ड से और कितना मजीद उसको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आप फाउंडेशन ईयर बहुत अरसे से ले रहे हैं,
और सबसे टेक्निकल फॉर्म और एक जो स्टेज है वो फर्स्ट ईयर फाउंडेशन ईयर है, क्योंकि उसी में बच्चे को एक इंस्पिरेशन भी देनी है कि उसे किस फील्ड में जाना है। तो उस किस सिलेक्शन में कि उसे जाना कहाँ है, तो क्या आजकल का बच्चा लेके आता है कि मुझे ये बनना है या मुझे ऐसा बनना चाहिए, तो वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या लेके आता है इंस्टीट्यूट से उसे मिलती है या उसके मेंटोर्स जो उसको पढ़ा रहे होते हैं वहां से लेता है? तो देखें, ये बड़ा बहुत मजेदार क्वेश्चन आपने किया है। मतलब इसमें अगर मैं अगर अपना एक सोच के जवाब दूं आपको, तो आप देखेंगे हमारे पास जब एक आर्टिस्ट, हम तो कहते हैं कि आर्टिस्ट आता है, वो आर्टिस्ट होता है, मतलब सारी हम कहीं ना कहीं आर्टिस्ट होना हमारा जो है ना वो एक मौजूद है हम सब लोगों में। तो जब एक आता है हमारे पास एक स्टूडेंट आता है, तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रैक्टिस है, मैं इनसे की बात करूंगा कि हम एज अ विजुअल आर्टिस्ट सोचते हैं, ठीक है। हमारा फाउंडेशन ईयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफी फर्म होता है। उसकी वजह यह है कि उसमें अगर एक हमारे पास देखें डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फाउंडेशन जो है वो कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आर्किटेक्ट हो गया आपका, डिजाइन वाला हो गया, फाइन आर्टिस्ट हो गया, ठीक है। सो उसके अलावा मतलब अगर कोई किसी का कोई प्रोडक्ट डिजाइनर है, सिरेमिक्स वाला है, कोई फोटोग्राफर है, ठीक है ना, कोई डिफरेंट फील्ड्स वाले भी हैं, तो वो फाउंडेशन ईयर्स में क्या करेंगे, फाउंडेशन में वो सारे कंबाइंड स्टडी करेंगे। तो जो आर्किटेक्ट होगा उसको भी स्कल्पचर सिखाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फाइन आर्टिस्ट को भी ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी मैनुअली, कि वो किस तरह से जनाब वो बिल्डिंग को डिजाइन कर सकता है, या उसने किस तरह से एक टेबल को डिजाइन करना है प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ, ठीक है। या डिजाइन जो एक प्रॉपर डिजाइन है वो सब लोगों ने कंबाइन करना होगा। उसमें होता ही है कि ये स्ट्रक्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उस प्रैक्टिस के दौरान एक स्टूडेंट को एक तो अंदाजा होता है कि वो किस चीज में ज्यादा फर्म है। ऑब्वियसली वो सोच के तो एडमिशन तो लेके आया हुआ होता है कि उसने आर्किटेक्ट ही बनना है, या उसने फाइन आर्टिस्ट ही बनना है, या उसने डिजाइनर ही बनना है, लेकिन फिर भी उसका एक इंटरेस्ट आर्किटेक्ट का भी पेंटिंग में हो सकता है। काफी सारे आर्किटेक्ट सक्सेसफुल पेंटर भी हैं। सो इन शॉर्ट ये है कि जब एक इन्वायरमेंट में जब उसकी ग्रोथ होती है बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ, तो उसकी खास पर्सनैलिटी बिल्ड होना शुरू होती है। वो एक खास तरह की लैंग्वेज गेट करना शुरू करता है। जैसे आप समझ लें कि मैं अगर अभी स्पेन चला जाऊं, उधर जाके मैं कुछ अगर उर्दू में बात करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे स्पेनिश आनी चाहिए। सो हमारी जो स्टैटिक सेंस है या हमारी खास लैंग्वेज जो बिल्ड होती है वो फाउंडेशन ऐसे बिल्ड होना शुरू हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टैटिक सेंस की ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है, या ये राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। कुछ तो राइट एंड रॉन्ग हम बिल्ड करते हैं। तो उसमें ये होता है कि एक स्टैटिक सेंस भी बिल्ड होना शुरू होती है। जो हम पिछला काम दिखाएंगे, ओल्ड मास्टर्स का दिखाएंगे, वहां से पुराने काम के साथ नए काम को कनेक्ट करवाएंगे। फिर आर्ट हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे, आर्ट विजुअल आर्ट्स पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन टू आर्ट जिसमें विजुअल आर्ट्स के सारे कैटेगरीज आ जाएंगे, डिजाइन पढ़ाएंगे, उनके थ्योरी के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स समझाएंगे। तो होगा क्या कि इन सारी चीजों को जब एक स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है तो उसकी डायरेक्शन बिल्ड हो जाती है कि भाई ठीक है, मैं आर्किटेक्ट हूं लेकिन मैं एज अ पेंटर या स्कल्पटर भी काम करूंगा, या मैं स्कल्पटर हूं तो एज अ मैं डिजाइनर भी अपनी एस्थेटिक सेंस बिल्ड करूंगा। तो इवेंचुअली ये होता है, उसका फायदा ये होता है कि वो एक खास स्पेशलाइजेशन कर तो लेता है एमसीए से, लेकिन फिर भी वो एक विजुअल आर्टिस्ट ही होता है। वो जाता भी अगर एज एन आर्किटेक्ट है, लेकिन वो उसकी सोचने की टेक्निक जो है वो विजुअल आर्टिस्ट की तरह ही होगी। सो जो जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, मतलब उनके लिए तो यही है कि जब वो इसमें इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, ये ना भी ज्वाइन करें, मतलब हम दोनों साइड देख लें। बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं या सिर्फ सेल्फ टॉट होते हैं, लेकिन आजकल ये है कि अवेयरनेस काफी इंटरनेट पे अगर आप देखें तो काफी ट्यूटोरियल जिस तरह से मौजूद है। तो आपको सबसे पहले एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना होता है, उन लोगों के साथ आपने रहना होता है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखें इसके साथ जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कनेक्टेड है जो मैं आपसे ना वो शेयर करना चाहूंगा। इवेंचुअली हमने करना क्या, हमने आर्टिस्ट बन के, डिजाइनर बन के, आर्किटेक्ट बन के हमने क्या था, ये मेन क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि वो ये प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनने की जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसकी फील्ड है, उसको फोर्स किया जा रहा है, या कोई जो फील्ड को छोड़ के कर आ रहा है, तो क्या वो एज एन आर्टिस्ट काम करके तो उसने सिर्फ वॉल के ऊपर पेस्ट कर देना है,
Exactly. तो लोग खाली देख के सोचेंगे कि यार ये बहुत अच्छा है और वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, ये बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, और वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। और देखिए ऐसा नहीं है, उसके पीछे ऑब्वियसली आपको कोई थॉट मौजूद रहेगी, स्किल तो आप इनहेंस कर रहे हो, इंस्टीट्यूट जो है वो बार बार आपसे प्रैक्टिस करवा के आपका जो स्किल लेवल है, जो क्राफ्ट है, वो आपकी इंप्रूव करा रहा है, लेकिन साथ साथ आपकी वो लैंग्वेज इंप्रूव करा रहा है कि आप जो सोच रहे हो आपने उसको किस फॉर्म में सामने लाए हो। अगर स्कल्पचर करोगे तो किस शक्ल में सामने लाओगे, स्कल्पचर में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, मटेरियल भी आपको खरीदना है या कहीं से उठाना है या कुछ करना है, पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है, बिल्डिंग इवन, ठीक है, या डिजाइन, पोस्टर डिजाइन है या कुछ भी कोई ग्राफिक डिजाइन है। तो सबसे पहले मेन चीज ये है कि आप सोच क्या रहे हो, उसको कितना आपने किस शक्ल में, किस लैंग्वेज में आपने सामने लेकर आना है, और ये मेन ट्रेनिंग है एज एन आर्टिस्ट जो हमने अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है कि अभी हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने पेंट करके या उसको सिर्फ दीवार पे हैंग करना है, हम आर्ट फॉर सोशल चेंज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बात, ऑब्वियसली क्वेश्चन से थोड़ी सी हट के भी है और बात लंबी भी हो रही है। अगर आप देखें पीछे लिटरेचर देखें तो उसका कितना अमल दखल है हमारी पूरी जनरेशन में। देखिए अभी तो फिर लिटरेचर का ताल्लुक हमारे जो अभी की जनरेशन है उसमें बहुत थोड़ा हो गया। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन में देख रहे हैं कि उनको फारसी आती है, अरबी आती है, मल्टी लैंग्वेज, हाँ, उर्दू की भी खास जो प्रॉपर उर्दू है वो आती है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, उन्होंने स्टोरीज पढ़ी हुई है, उन्होंने उनको अच्छे राइटर्स का पता है, पोइट्स का पता है। तो वो ये क्या था कि एक उस पे एक फोकस किया गया था, लिटरेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्ट के साथ उसका बड़ा ताल्लुक है, ठीक है, आर्ट की ही एक फील्ड है। परफॉर्मिंग आर्ट्स देख ले, ठीक है। अगर हम कहते हैं जी के जैसे हम बचपन में कहते थे ना कि अल्लामा इकबाल के जो शायरी है उसने नौजवान नस्ल में एक नई रूप होंगी। अब ये चीज हमें समझ नहीं आती थी, जब हम पढ़ते थे तो समझ नहीं आती, बाद में समझ आई कि वो बेसिकली मोटिवेशन है, सोच है पीछे। हाँ, उसको कोई लिखता है किसी ना किसी पर्पस के लिए लिखता है, एक पोएट लिखता है तो उसको कोई पढ़ने वाला इंस्पायर होता है और उससे एक जज्बा बिल्ड होता है। तो आर्टिस्ट जो है उसका रोल भी तो यही है, बल्कि आर्टिस्ट का तो जो मारा हुआ थोड़ा है वो उसकी गूंज ज्यादा होती है, उसका तो दमक ज्यादा होती है, क्योंकि वो तो आपको उस फैंटेसी में ले जाता है, उसकी तो जो पावर है वो ज्यादा। जैसे एक सिंगर है वो स्टेज पे आता है और विद इन अ मिनट वो पूरे क्राउड को इंस्पायर कर देता है। सो अगर हम इस चीज को फोकस में रखें तो आप देखेंगे कि आर्ट तो बाउंड्री से बहुत बियॉन्ड है, और उस पे अगर आप प्रॉपर जुड़ गए हैं तो फिर तो आप पूरी सोसाइटी को बदल सकते हैं, पूरी जनरेशन को बदल सकते हैं। आप स्याह को सफेद कर सकते हैं, सफेद को स्याह कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब उसमें तो बहुत ज्यादा आपके पास मार्जिन हो जाता है। सो इसलिए अवेयरनेस जो है ना वो ये है कि यंग जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि अगर वो आर्ट में आ रहे हैं, फाइन आर्ट्स चूज कर रहे हैं, आर्ट एंड डिजाइन में आ रहे हैं, तो उसकी रीजन क्या है। तो फिर अगर वो उसको स्टीयरिंग पकड़ लिया उन्होंने तो फिर उसको फिर वो प्रॉपर अंडरस्टैंड करके उसको लेवल में ड्राइव खेल सकते हैं। तो असल चीज जो भी हमारे बात करने का मकसद था वो यही है कि आर्ट सिर्फ प्रैक्टिस का नाम नहीं है, सिर्फ पेंटिंग बना लेने का नाम नहीं है, एक सोच का नाम है, जो कि आज हमें शायद हमारी यूथ को, हमारे जो जितनी भी नई जनरेशन है उसको ये सोचना है कि आर्ट एक नई सोच का नाम है और उसको अपनी बात को किसी भी तरह कहने का एक अंदाज है जो कि आर्ट सिखाती है। इस बात पे हम थोड़ा सा एक वक्फा लेंगे और वक्फे में आप निशान का काम देखेंगे कि क्या क्या अभी तक वो फिल्म मेकिंग, स्कल्पचर, पेंटिंग और डिफरेंट आर्ट की जितनी मैंने एग्जीबिशंस की हैं उनका आप काम एंजॉय करें और अपना चाय का मग गर्म करें और हमें ब्रेक के बाद मिला।
जी तो नाज़रीन, हम वापस आ गए हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। ज़ीशान से बात हो रही थी इनके कैरियर पे, जो मेजर उन्होंने काम किए। आपने वक्फे में देखा उनके काम भी। ज़ीशान से हम बात करेंगे कि जब यहाँ से पाकिस्तान से जब यूएस को आर्ट फॉर सोशल चेंज के प्रोग्राम पे गए 2013 में, तो वो क्या उनका एक एक्सपोजर रहा वहाँ जाके, क्या वहाँ से जाके सीखा, क्या वहाँ पे जाके प्रेजेंट किया पाकिस्तान को, और क्या एग्जीबिशन में वहाँ पे काम किया। ईशान, कुछ उस पर रोशनी डालें कि जब वो आर्ट फॉर सोशल चेंज बहुत वास्ट एक टाइटल है, तो क्या था वो प्रोग्राम में जब आप सिलेक्ट होके गए तो वहाँ पे आपने ग्रेजुएट किया, कुछ उसके बारे में। अच्छा, वो उस तरह से था कि मतलब ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में तो किया था, काम स्टार्ट कर दिया। होता ही है कि जॉब से पहले आप ज्यादा काम करते हो, जॉब जब करते हो तो काम थोड़ा 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 था, दरमियान में आप मार्जिन निकालते हो। तो वो उस टाइम पे मैं ग्रेजुएट हुआ था। फिर मैंने पाकिस्तान में शोज वगैरह किए, आर्टिस्ट रेजिडेंसी वर्सल में मैंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें काम जो था वो की बनाया हमने यहाँ पे था। यहाँ पे एक एग्जीबिशन थी, होनी थी, उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसमें मेरा नाम भी था, मैंने भी जनाब उसमें काम कर दिया। तो उसमें कुछ मुझे अंदाजा नहीं था कि उसमें कुछ आर्टिस्ट सिलेक्ट होके, तो उन्होंने बेसिकली उस काम ने बाय डिस्प्ले होना, तो वो फिर वही बात हुई कुछ और बाकी कोलीग्स के साथ, वो सिलेक्शन हो गई तो फिर हम चले गए यूएस एम्बेसी की तरफ से। वो काम यहाँ वहां पे डिस्प्ले हुआ। तो वो बेसिकली ये था कि एक सीरीज थी काम की, जिसमें एक समझ लें कि एक यंग एक बच्चा है जो आर्ट की तरफ आता है और उसकी स्ट्रगल के ऊपर थी। तो उसमें एक हिस्सा था, एक पोर्शन था जिसमें उसको ये ख्याल आता है, अवेयरनेस आती है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। वो पार्ट जो था वो मेरे पास था, लाइक मैंने उसके ऊपर एक आर्ट वर्क क्रिएट करना था। तो ऑब्वियसली डिफरेंट लोग थे उसमें, मतलब मेरे जो साथ थे वो 5 लोग थे, वो डिफरेंट उस पर काम कर रहे थे। तो कुछ उसमें ड्राइंग कर रहे थे, कुछ पेंट कर रहे थे। तो मेरे पास ऑब्वियसली एज अ स्कल्पटर भी एक्सपीरियंस मतलब वो था, और साथ में ड्राइंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैंने किया ये था कि मैंने वायर जो थी, बाइंडिंग वायर जो होती है, उसके साथ कुछ ड्राइंग्स क्रिएट करना शुरू किया थी। वो मैं करता गया, और उसमें से एक ड्राइंग जो थी वो हम डिस्प्ले कर दी। वो चीज पसंद आ गई, उसमें चले गए, ठीक है। तो वहां पे एक म्यूजियम था, फिलिप्स कलेक्शन म्यूजियम, वहां पे वो डिस्प्ले हो गया। फिर गुड चीज ये हुई कि वो खाली एक काम डिस्प्ले करना नहीं था, उसमें यह था कि उधर डिफरेंट वर्कशॉप थी, जिसका पार्ट हम लोग भी थे, और हमने वहां पे कंडक्ट भी करनी थी। तो वो एक बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसके बाद भी मेरे कुछ चक्कर लगे बाद में भी आर्ट के हवाले से, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था। उसमें ये था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वहां पे, डिफरेंट फॉरम्स पे, डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हमने प्रेजेंटेशन दी, खाली उस आर्ट वर्क से रिलेटेड नहीं, अपने कल्चर के हवाले से। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप आर्ट वर्क पे बात करते हो तो अपना बैकग्राउंड जरूर शेयर करते हो, और लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं काफी ज्यादा। तो उसमें फिर अपना जो पाकिस्तान का था जो पूरा एक्सपीरियंस था, फिर एज एन आर्टिस्ट जो एक्सपीरियंस था, वो सारा उसमें किया। ओवरऑल जो उसका एक जो थीम थी वो आर्ट फॉर सोशल चेंज थी। डेफिनेटली जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि आर्ट जो है उससे एक चेंज लाना बड़ा जरूरी है, सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, और शुरू से काम होता आया। आप मतलब तलवार ना उठाएं, जख्मी ना करें किसी को, लेकिन यह एक आप तरीके से जिसमें कोई, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो तो बड़े समझ लें कि एक हसास लोग होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं। हम लोग तो एक चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। तो वही अप्रोच है कि आप किस तरह से आर्ट फॉर सोशल चेंज का जो प्रोग्राम था उसमें यही था कि हम सोसाइटी में किस तरह से चेंजेस लेके आए, और चेंजेस किसी भी तरह की हो सकती है। चेंजेस दैट डजंट मीन कि हमारे माइंड में आता है कि हमें गवर्नमेंट को चेंज करना है, मतलब कुछ और, बिल्कुल नहीं। अब चेंजेस से मुराद है कि आप कुछ छोटी सी चेंज ला सकते हो। आप अपने रीजन में वहां पे जी ये कूड़ा कोई फेंक के चला जाता है, ठीक है ना, आप उससे कोई आइडिया डेवलप कर सकते हो, और छोटे से आइडिया से कोई बड़ा आइडिया डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। तो छोटे छोटे सी जो चीजें होते हैं, जो आर्टिस्ट का एक प्रॉब्लम होता है, वो उसी के बारे में सोचता है। लाजमी नहीं कोई बहुत बड़ा ही प्रोजेक्ट लेकर आएगा, कोई आइडिया लेकर आएगा। तो उसमें भी यही था कि वो काफी डिस्प्ले हुआ, फिर वो डिफरेंट जगहों पे एग्जीबिशंस में वो आगे डिस्प्ले होता गया, ठीक है। मतलब वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, फिर वो हम साथ ट्रैवल करते थे।
सो वो पहला एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर तो वर्कशॉप डिफरेंट पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट करने का मुझे एहसास रहा है, जिसमें फ्लड विक्टिम्स हो गए, या हम एक प्रोजेक्ट में आपको याद होगा, आप मेरे साथ थे, हम सखर गए थे, हमने वो ट्रैवल किया था। तो उस तरह से तो कराची हो गया, गिलगित तक, मतलब ऑलमोस्ट डिफरेंट जगहों पे एक्सपीरियंस था। लेकिन जो बाहर का एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली फर्क होता है। उधर जाके आपको चीजें कुछ समझ आती हैं, कुछ चीजें आपको ज्यादा क्लिक करती हैं, और वहां पे जो फॉरेनर्स हैं उनसे बात करके आप ज्यादा बेटर तरीके से सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई मतलब आप शायद दूसरे की आंख से भी अपनी जगह को देख पाते हैं। बिल्कुल ऐसी, वो हमें कैसे देखते हैं। बिल्कुल ऐसी। सो वो फिर ये था कि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैं बाद में मेरे काफी इस तरह से टूर होते रहे, मैं जाता रहा, और फिर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम से उस हवाले से भी कुछ चक्कर लगे। लेकिन ये है कि एक नेशनल एक्सपोजर बड़ा जरूरी है आर्टिस्ट के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो एक रीजन से हटके भी सोचे। उसका ब्रेन जब ट्रैवल करता है, ट्रैवल करके जब वो वापस आता है तो वो एक्सपीरियंस ज्यादा गेन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि फर्ज किया जी हमने वो सामने उस पेंटिंग तक जाना, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा कि हम यहाँ से सीधे चल के वो वहां तक चले जाए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ नहीं, हमने यहाँ पिछले दरवाजे से गुजरना है, वहां से रक्षा करवाना है इस्लामाबाद में रक्षे नहीं जाते, मतलब वहां से हम ट्रैवल करके उधर से रूट करके 1 आवर के बाद उधर से एंटर हो, उस गेट से एंटर होके आके उस पेंटिंग तक पहुंचे। तो आर्टिस्ट के लिए जो पूरा जो वो चक्कर होगा ना, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इसमें और वही एक्सपीरियंस जो होता है वो आर्टिस्ट को चाहिए होता है। और उस हो सकता है कि उसी एक्सपीरियंस में से कोई एक सिंगल ऐसी चीज हो जिसके ऊपर वो काम करना शुरू कर रहे हैं और वो करता चला गया, ठीक है। जैसे मतलब आपको एक बड़े मजेदार वाकया इसी के साथ लिंक करके बताता हूँ। हम वसल रेजिडेंसी में थे, उसमें हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, 2012 की बात है, कराची में। तो उसमें कोई ऐसा मतलब नहीं था, कराची के हालात भी उस टाइम पे भी थोड़े से ऊपर नीचे थे। तो उसमें डिफरेंट आर्टिस्ट थे, कुछ आर्टिस्ट थे दूसरे कंट्रीज के, हमारे भी। तो वो डिफरेंट आइडियाज कुछ आर्टिस्ट सोच के आए हुए थे, और कुछ के पास कोई आइडिया नहीं था, जिनमें से मैं एक था, ठीक है, कि भाई जो आप पहले से काम कर रहे हैं उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, कराची आते हैं, कराची में रहते हैं, वहां से कुछ एक्सपीरियंस खुद ही बिल्ड हो जाएगा, कुछ इंस्पिरेशन खुद ही आ जाएगी। तो क्या हुआ कि घूमता रहा डिफरेंट लोगों के साथ, पूरा कराची विजिट किया, और फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली एक ब्रिज से हम शाम के टाइम पे ना गुजर हुआ। तो उस ब्रिज के ऊपर से हमने नीचे उतरना था, तो मैं ब्रिज ले रहा था क्योंकि वो एक सनसेट था। वो पीछे जब मैं हटा हूँ हल्का सा, तो पीछे कोई फकीर बैठा हुआ था, और मेरी एकदम से ना मतलब मैं डर गया उसको देखे। तो मुझे पहले नजर नहीं आया क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो उस लोहे वाली ब्रिज के बीच में मर्ज हुई थी, वो पता नहीं कब से बैठा हुआ था, कैमोफ्लेज हुआ। उसका जो कलर था बैकग्राउंड का वो उसी में उसका, खाली मुझे उसके दांत जो थे व्हाइट से वो नजर आए, शाम का टाइम था। तो मैं एकदम डर गया, तो मैंने नीचे बैठा, तो उसने मुझसे पूछा, कहता है कि आप डरे क्यों मुझसे? मैंने कहा वो इस वजह ये थी कि आप बीच में। तो जब उससे मेरी गुफ्तगू होना शुरू हुई, बातचीत होना शुरू हुई, तो मुझे पता चला कि उसके अंदर पूरी एक यूनिवर्स है, ठीक है, जैसे हर इंसान की अपनी एक कायनात होती है उसके अंदर। तो वो इंस्पिरेशन इतनी ज्यादा मेरे लिए थी कि मुझे और कुछ भी नजर नहीं आया। जो उस पर मैंने काम करना शुरू किया वो उसी एक कैमोफ्लेज के ऊपर, मतलब वो काम मैं आपसे शेयर भी करूंगा। एक बॉक्स क्रिएट किया, उसके ऊपर एक कैमोफ्लेज था, उसके अंदर साउंड सी आवाजें थी काफी ज्यादा डिफरेंट, केओस, वो इस तरह की। तो इसी तरह से ट्रैवलिंग जो है वो आर्टिस्ट को बहुत इंस्पायर करती है। वो जितना ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल जरूरी है, इंटरनेशनली ट्रैवल उसका, अगर वो मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर ये है कि विद इन आप पाकिस्तान जरूर ट्रैवल करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बाहर ट्रैवल करें, ताकि आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा खुले और इंस्पिरेशंस आपके लिए ज्यादा गैदर हो। आजकल का बच्चा सोशल मीडिया पे इतना अवेयर है, इतना उस पर घूमता फिरता है, तो सोशल मीडिया पे भी एक पूरा एक्सेस रखता है कि वो डिफरेंट आर्टिस्ट का, पूरी दुनिया के आर्टिस्टों का काम देख रहा होता है। तो हमारे दौर में जब शायद ऑर्किड आया था, या MSN मैसेंजर पे हम कभी चैट किया करते थे, या फोन तो बहुत दूर की बात थी, मोबाइल फोन तो बस हमारे टाइम उन्हीं टाइम में आया। आजकल का बच्चा जो हर वक्त कम्युनिकेशन के दौर में रह रहा है, हर वक्त कहीं ना कहीं बातचीत कर रहा है और काम देख रहा है, उसका कितना जरूरी है कि वो बाहर की दुनिया जाने या खुद के अंदर की दुनिया जाने? देखें, इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में फर्क है। इंफॉर्मेशन तो उसको मिल रही है, वो अगर आप रिसर्च करें तो वो 1 सेकंड 1 मिनट में
कितने थाउजेंड्स जो है वो इमेजेस देख रहे हैं स्क्रॉल करके, ठीक है। सो अब देखें कि जैसे मैंने आपसे बात किया कि उसके लिए एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो ट्रैवल करे। अब देखें ट्रैवल की दो फॉर्म्स हो सकती हैं, एक तो या फिजिकल ट्रैवल करें या मेंटल ट्रैवल करें। फिजिकल ट्रैवल आप वो करेंगे गाड़ी में बैठ के, जहाज में बैठ के आप चले गए, ठीक है। मेंटली आप वो करेंगे कि आपने बुक उठा दी, ठीक है, मुस्तरद हुसैन तारड़ का कोई वो सफरनामा पढ़ लिया या चले किसी भी और का पढ़ लिया, कि आप जैसे हम बहुत, आपको पता होगा कि अभी ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई नॉर्दर्न एरियाज में। तो उससे पहले दरार का गांव जो था, हम जब थे तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि हमने जो वो बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ था या हमने किसी से सुना हुआ था, तो हम उसको इमेजिन करते थे। जैसे रती गली है, रती गली का भी सबको पता है कि अच्छा वो इस तरह से है, लेकिन वो जो इमेजिन किया हुआ होता था किसी दौर में, या सैफर मलूक इमेजिन किया हुआ, वो एक सिनेरियो फर्क होता था। तो वो ये होता है कि दोनों तरीके हैं कि भाई आप या तो बुक पढ़ते हो या मूवी देख लेते हो, वो भी उसी का हिस्सा है, ठीक है। अब मसला ये है कि दोनों से डिटैच है यंग जनरेशन। वो क्या करती है कि वो देखें, मतलब मेरी रिसर्च नहीं है लेकिन मैंने इसके बारे में सुना हुआ है कि जब आप स्क्रॉल करते हो तो आपको डोपामिन प्रोड्यूस होते हैं और वो आपको हैप्पी फीलिंग होती है, तो आपको मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो इसमें से निकलेगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा। अब अगर वो ट्रैवल भी कर रहा है, वो घूम भी रहा है, किसी कंट्री में घूम रहा है, नॉर्दर्न एरिया में घूम रहा है, अगर सेलफोन फिर भी वो यूज कर रहा है तो वो फिर भी डिटैच है, ठीक है। तो वो होता क्या है कि दोनों चीजें फर्क है कि आप उसके बगैर भी नहीं रह सकते। आप उसको साइड पे करोगे तो आप इंस्पिरेशन गेन करोगे, उसको साइड पे करोगे तो आप बुक उठा के वहां से आप कोई नॉलेज गेन करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो इसीलिए देखें कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे यहाँ, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं, उनसे आप पूछेंगे ना आपकी इंस्पिरेशन क्या है, तो वो सोचने पड़ जाते हैं कि हमारी इंस्पिरेशन क्या है। अब इंस्पिरेशन छोटी सी है, वो आपके पेट के साथ एक ताल्लुक भी हो सकता है, ठीक है, जो आपने उसको इंस्पायर किया हो, आपकी कपड़ों के साथ, इस जैकेट के साथ, इस कोट के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के साथ, अपने माहौल के साथ। तो वो चीजें हैं कि ये चीजें ना, मतलब अगर देखी जाए तो ये बाकी जनरेशन है हमारी यहाँ जनरेशन है, उनको इफेक्ट कर रही है। तो उनको ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि उनको एट एनी कॉस्ट हर हाल में नॉलेज जरूर गेन करना है, और वो नॉलेज जो बुक से हट के है, जो आपने ट्रैवलिंग के थ्रू बड़ों के साथ बैठ के उनसे सुन के, कोई किताब पढ़ के या कोई मूवी देख के, अच्छी फिल्म देख के, ठीक है। सो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। हमारे इतनी बातचीत हो रही थी कि हमने निशान ने और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे किए, बहुत ट्रैवल किया हमने साथ, हमने आर्ट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट वर्कशॉप्स इकट्ठे कंडक्ट की। निशान बीइंग आर्ट एजुकेटर और आर्ट प्रैक्टिशनर, क्या समझते हैं कि हमारे जो कि आपसे भी बच्चे पूछते होंगे कि आर्ट का स्कोप क्या है। इवन बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चों को आर्ट कैरियर्स में भेज रहे होते हैं, आर्ट एजुकेशन में भेज रहे होते हैं, क्या गाइड करेंगे कि क्या इसका स्कोप है। अच्छा देखें, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली इसमें अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ कि ये सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही था। और आपको मैं मजेदार बात बताऊं, मैंने आपको ये तो बताया कि मेरे अब्बा ने मुझे सपोर्ट किया इस फील्ड में, लेकिन उस वक्त भी अगर मैं 2002 की बात करूं तो मेरे अब्बा ने मुझे 5 प्रोफेसर्स के पास भेजा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इन लोगों से मिल लेना इस वीक में, जब टाइम मिले तो उनसे टाइम लेकर मैं चला गया। तो मैं डिफरेंट लोगों से मिला, हर कोई यही कहता था कि भाई अगर तुम इंजीनियरिंग या नहीं करोगे या डॉक्टर नहीं बनोगे या तुम मतलब इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड है वो नहीं करोगे तो तुम फिर अर्न कैसे करोगे, ठीक है। आप यकीन करें कि कोई एक सिंगल भी जगह ऐसी नहीं थी जहां से मुझे किसी ने मुझे सपोर्ट किया हो कि नहीं यार एज एन आर्टिस्ट भी आप जिंदा रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, खा कमा सकते हो, घर चला सकते हो। तो वही है कि एक परसेप्शन बनी है हमारे यहाँ सोसाइटी में कि भाई हमने आर्टिस्ट को सोच लिया है कि वो पता नहीं वो कुछ खास तरह का गेटअप होगा, वो खास तरह से बात करेगा, वो आर्टिस्ट है और वो खास तरह का काम करेगा, एक खास तरह से उसका पर्सोना होगा। सो मकसद ये है कहने का कि आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसमें अगर डेप्थ में जाएं तो सोसाइटीज को चेंज करने में आर्टिस्ट का बहुत ज्यादा रोल रहा है इससे पहले भी, ठीक है। चाहे वो आर्ट की किसी भी फॉर्म के साथ आर्टिस्ट जो वो एसोसिएटेड हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो कि एक बात थोड़ी सी किताबी बात तो है, कि आप अगर ये कहते हो कि जी फील्ड आप उसको खुद क्रिएट करते हो, ठीक है ना,
और किसी हद तक ये बात सच भी है कि आप कोई भी फील्ड चूज कर लें, देखें इसके अलावा भी तो काफी सारी फील्ड्स हैं जिसपे लोग इतना बात नहीं करते। सोशियोलॉजी देख लें, एंथ्रोपोलॉजी देख लें, जियोलॉजी देख लें, जेम्स एंड स्टोन एक फील्ड है। इसी तरह से देखें कि न्यूमरोलॉजी है, हाँ न्यूमरोलॉजी हो गई, या उसके अलावा साइकोलॉजी हो गई। साइकोलॉजी के तो फिर भी लोग अभी दोबारा उसकी तरफ थोड़ा सा आना शुरू हुए। तो जिस तरह से उसकी अवेयरनेस है ना एक हद तक लिमिटेड है, और लोग वो फील्ड चूज करने से पहले भी 50 बार सोचते हैं। उसी तरह से आर्ट भी है, अगर उसमें लोग काम कर रहे हैं तो आर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखें कि अगर आप इसको सिर्फ इस पर्पस के लिए आर्ट को सोचेंगे कि आपने इससे अर्निंग करनी है, तो वो आर्ट फर्क होगा, ठीक है ना। वो आर्ट ऑब्वियसली जो आपने सेल करना है वो एक चीज फर्क होती है, जो आप सोसाइटी चेंज करते हो वो एक चीज फर्क होती है, और दोनों को मिला के भी एक चीज क्रिएट की जा सकती है। तो मेरे ख्याल है इसके लिए तो हमें कोई 2 आवर्स 3 आवर्स का प्रॉपर एक लेक्चर सेशन रखना पड़ेगा कि उसमें बताया जाए कि पहले क्या होता रहा। आप नेशंस पीरियड देखें, उसमें किस तरह का आर्ट था, लोग कैसे काम करते। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, आपको भी पता है कि जो बड़े बड़े नाम है वेस्ट में देख ले, कि जो कमर्शियल काम करते थे और वहां से वो उन कामों की वजह से हिट हुए। लाजमी नहीं कि उन्होंने वो काम जो है वो सिर्फ अपने लिए ही, अपनी गैलरी के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया, उन्होंने तो वो किसी क्लाइंट के लिए किया, ठीक है, और वो काम फेमस हो गया, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जैसे वैन गॉग का नाम देख ले, मतलब सिर्फ अपने सत्याग्रह का नाम देख लें, वो कमर्शियल भी काम करते थे, अपने लिए भी करते थे, दोनों काम उनके फेमस हो गए। तो वो ये है कि ये चीज ऑटोमेटिकली एक बिल्ड हो जाती है जब आप किसी चीज को पकड़ लेंगे। उसमें फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला का भी एक है, का एक होता है कि आप जब मेहनत कर रहे होते हो किसी चीज में। आप देखें कि बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं जो एक छोटा सा काम करते हैं, जैसे एक शू पॉलिश वाला बंदा, वो शू पॉलिश करता है, हम कहते हैं कि यार दिन में कितना कमा लेता होगा, लेकिन वो उसका फील्ड है, ठीक है ना, वो उसी में काम किए जा रहा है, और वो मतलब इवेंचुअली हो सकता है कि वो ग्रो करके किसी पॉइंट पे पहुंच जाता हो। हमारे आर्ट में इस तरह से है कि इसमें आपको ना मेहनत दरकार होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन मैन को भी इस चीज की सेंस नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे भी इतनी ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, दूसरे कंट्रीज में ज्यादा सपोर्ट है इस चीज को लेकर। तो वो क्या है कि आप जब इसमें इंटर हो जाते हो, आप इसको जब इसके साथ खेलना शुरू कर देते हो, मटेरियल्स के साथ एज एन आर्टिस्ट अपने लिए काम कर रहे हो या किसी के लिए काम कर रहे हो जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो इवेंचुअली जब आपका नाम बन जाता है तो फिर पैसे भी आप कमा लेते हो, पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ऑब्वियसली अर्निंग जो है उसमें लोग खुल के बात करते नहीं, ऑब्वियसली वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज जिस दौर में हम जिंदा हैं, आज दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पे, हर जगह पे आर्टिस्ट एक बहुत अमीर तबका भी है, क्योंकि बहुत महंगे दामों में आर्ट बिकता है। बिल्कुल ऐसे, और वो काफी मशहूर नाम है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आइडिया क्लिक किया, उसके पीछे उसकी मेहनत भी होती है, उसकी सोच भी है और उसकी एग्जीक्यूशन भी है। और मेन चीज की कौन सी बात कहाँ पे कैसे करनी है, ये चीज ये भी आर्ट का हिस्सा है। जिशान से हम बात करेंगे उनके कुछ थीसिस प्रोजेक्ट्स के बारे में या उनके कुछ फेवरेट कामों के बारे में। जिशान, मैंने तो आपके काम देखे हैं, आपके एग्जीबिशन भी देखे हैं, तो कुछ अपने फेवरेट कामों के बारे में बताएं। काम देखे मैंने ये है कि थोड़ा गैप के साथ किए, ठीक है, क्योंकि मैं डिफरेंट, आपको जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ स्कल्पचर के साथ मेरा ताल्लुक नहीं रहा, फिल्म्स के साथ, कभी फिल्म्स पे काम करने लग गए, फिर स्कल्पचर पे आ गए, कभी पेंटिंग पे आ गए, तो दरमियान में गैप्स क्रिएट होते गए। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्कल्पचर के बारे से बात करूं, इंस्टॉलेशन क्योंकि मेरी फेवरेट फील्ड है, इसको मैंने काफी प्रैक्टिस भी किया है, और जहां जहां मौका मिलता है तो मैं इसको जरूर लाइक गैलरीज में या कहीं पे भी मेरी कोशिश होती है कि इसके थ्रू जो है ना कम्युनिकेट किया जाए। तो जैसे भी मैंने पहले आपको बताया था, एक काम था कि वो कराची में एक पुल के ऊपर से, फिर आप भी सोच रहे होंगे कि वो इवेंचुअली किस शक्ल में एग्जीक्यूट हुआ, वो एक बड़ा अच्छा काम था। फिर इसी तरह से इस्लामाबाद में आपको पता है डी चौक हमेशा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना, कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें क्या होता है कि वो एरिया, तो उसमें ये था कि एक आर्टवर्क था जो मैं करना चाह रहा था, और वो ये था कि मेरी हमेशा कोशिश ये रहती थी कि कुछ तरह का आर्टवर्क किया जाए जिससे ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं।
तो वो फिर ये था कि मैंने मैच स्टिक्स के साथ कुछ फिगर्स क्रिएट किए थे। उसकी मैं ज्यादा डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा वो काम जो था पॉलिटिकल साइड पे था, लेकिन ये था कि वो ज्यादा एक्सेप्टेबल था। तो वो फिर उसकी मैंने किया ये कि वो मैंने पहले एक मतलब एक जगह पे गए बहुत दूर, वहां पे एक बंजर लैंड थी ना, काफी ज्यादा बैरन लैंड थी, तो वहां पे मैं बैठ गया तो मैंने देखा कि वो बैरन लैंड है, तो अगर इस बैरन लैंड में कुछ चीज उगानी हो तो कितनी मुश्किल होगी। तो उसमें कुछ मैंने ना जो बाजरे के कुछ दाने वहां फेंक दिए, उनको स्प्रे करके, तो उनको जो मैंने दाने नीचे फेंके थे तो वो एक फिगर की एक फॉर्म थी, उसको छोड़ा है। तो वो 1 वीक के बाद मैं वहां पे गया तो वो ना वहां पे पौधे निकले हुए थे और बड़ी मजेदार उसकी एक फॉर्म बिल्ड हो रही थी। और मैंने सोचा कि यार अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे पूरी इंसुलेशन क्रिएट की जाए इस तरह, तो ऑब्वियसली बाज दफा आपको मटेरियल साथ नहीं देता, बाज दफा एनवायरनमेंट साथ नहीं देता, बाज दफा फाइनेंशियली आपने चीजें देखनी होती है, तो बहुत सारी चीजें आर्टिस्ट को देखनी पड़ती है। तो वो काम जो था मैंने वहां से इंस्पायर होकर मैच स्टिक्स के साथ क्रिएट किया गैलरी के अंदर, जो कि उसमें एक एक मैच स्टिक जो थी वो पेस्ट करनी थी फ्लोर के ऊपर, उससे एक इंस्टॉलेशन बिल्ड करनी थी, जो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मैंने उसको किया। वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग काम था, उसके डेफिनेटली आई विल शेयर इमेजेस। और उसके अलावा जो है इंस्टॉलेशंस रही है, काफी रही है। कुछ मैं ऐड करता चलूं कि मेरा जो आपके कामों में से वन ऑफ फेवरेट काम जो है वो बैलून्स वाला, जो हर बच्चे के लिए एक जॉय का काम देती है, एक बड़ी कोई भी हैप्पीनेस है, कोई भी चीज है। तो ज़िशान ने एक इंस्टॉलेशन क्रिएट की थी अपनी चीजों में, जब वो बैलून्स उड़ रहे हैं और वो आपकी रेंज से बाहर चले गए हैं। तो ज़िशान कुछ इसके बारे में? अच्छा, उसमें ये था कि वो काम मेरा जो था ना वो सोशल चेंज की तरफ ऑब्वियसली ज्यादा था शुरू से ही, तो उसमें मुझे मतलब देखना पड़ता था कि वो ज्यादा रेंज से आउट ना हो जाए कि लोग उससे डिस्टर्ब मतलब से काम होना शुरू हो जाए कि यार ये तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो बैलून्स वाली जो इंस्टॉलेशन थी इट वाज वन ऑफ देम। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हमारे पठान भाई हैं, क्योंकि वो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो बैकबोन है पाकिस्तान की, उनकी एफर्ट के बगैर जो है ना वो जितने हमारे जो सख्त काम होता है वो सरंजाम देते हैं, ठीक है ना, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा ही कुछ अल्लाह ताला ने उनको नवाजा होता है। तो वो एक मतलब है कि उनके हाथ में ना जो एक आपने गेम देखी हुई है जो लेके घूम रहे होते हैं, अभी तो खैर बहुत थोड़ी होगी जिसमें वो हमने बैलून्स को शूट करना होता है, तो वो ना मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी। तो मैं कहता है एक तो यार इतना वो सख्त जान इंसान है और उसके पास एक बड़ी इनोसेंट सी ना छोटी सी गेम है जो आपको एंटरटेन करती है कि आपने एयर गन से बैलून्स को ब्लास्ट करना होता है। तो वो उसके अंदर ना बड़ी मुझे ना मतलब एक बड़ी गेम नजर आती है। मैं कहता बहुत सारी चीजें जो आपको नजर आती है वैसी होती नहीं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्टोरी होती है, बहुत बड़ी गेम होती है, और जो इनोसेंट बंदा है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो उसमें भी कुछ इस तरह से बड़ा पॉलिटिकल सा उसका सिनेरियो था कि उसमें ये था कि उसमें 3 बैलून से एक 3 कलर से बेसिक कलर 11 बैलून जो था वो जमीन से निकल रहा था, सेंटर में फुल बैलून था और एक जो था वो छत के बीच में एंटर हो रहा था और एयर गन के बीच में एक इंस्टॉलेशन उस तरह से क्रिएट की हुई थी। तो वो पाकिस्तान के हवाले से हमारी सिचुएशन के हवाले से ही थी डेफिनेटली, उसमें ऑब्वियसली जिस तरह के मसाइल हम लोग यहाँ फेस करते हैं एक ही बॉक्स के अंदर हमें वो प्रॉब्लम देखने पड़ते हैं कि मतलब उसमें जो हमें जो हर्डल्स फेस होती हैं और किस तरह से हमें जो है ना उसको हमें दबा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो वो थोड़ा सा उसमें मैंने काम किया था उस हवाले से, और वो काफी सक्सेसफुल रही। वो नेशनल आर्ट गैलरी में परमानेंट कलेक्शन में भी रही काफी टाइम। और उसी के साथ आपको याद होगा एक और काम था रोस्टम वाला, ठीक है, रोस्टम के ऊपर हम खड़े होकर स्पीच देते हैं। उसके अंदर जो थी पॉलिटिशियंस डिफरेंट उनकी स्पीच एट अ टाइम चलती थी जिसमें एक कियोस्क क्रिएट होता था, बहुत ज्यादा ना एक साउंड इंस्टॉलेशन थी उसके अंदर, और वो तकरीबन 25 फीट उसकी लेंथ थी रोस्टम की, जिसके ऊपर हम खड़े होकर स्पीच करते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन साइड बाय साइड थी और उसी के साथ लिंक थी। आपको याद होगा कि उसमें पीटी वाला था 1 2 3 4 5 6 7 एक वीडियो थी। तो होता यह है कि बाज़ दफा आर्टिस्ट ने एक काम प्रोड्यूस करता है और एक काम में ही उसका आइडिया डिलीवर हो जाता है। बाज़ दफा उसने एक ही गैलरी में सीरीज ऑफ वर्क डिस्प्ले करने होते हैं, उन सारी आर्ट वर्क्स के थ्रू उसका आइडिया कम्युनिकेट होता है। तो ये तीनों आर्ट वर्क बेसिकली लिंक्ड आपस में, ठीक है, बैक इन 2011। तो वो ये था कि वो स्केल भी बड़ा था और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा थी, ऑब्वियसली मटेरियल उसमें काफी ज्यादा ट्रिकी था उस टाइम पे, काफी ज्यादा। तो वहां से भी इंस्पिरेशन ज्यादा हुई कि नहीं भाई ये हैंडल हो सकता है, किया जा सकता है,
ये मतलब है कि उसके बाद से डेस्टिनेशंस का एक नया दौर स्टार्ट हो गया, काम शुरू कर दिया। जी ज़ीशान से हम बात कर चुके काम के बारे में, और ज़ीशान एट द एंड आर्टिस्ट कम्युनिकेशन कर रहा होता है, चाहे सोसाइटी से कर रहा हो, चाहे वो अपने आप से कर रहा हो, चाहे वो अपने काम के थ्रू अपनी कैथारसिस कर रहा हो। कैथारसिस के लिए बातचीत कितना जरूरी है, कम्युनिकेशन कितना जरूरी है आज के दौर में भी? देखिए, कम्युनिकेशन जो है वो मतलब ऑब्वियसली उसकी कई फॉर्म्स हो सकती है। हम जो सेल फोन पे टेक्स्ट कर रहे होते हैं वो भी कम्युनिकेशन का ही एक है। मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन वो हो जो हेल्दी हो, जो आपके लिए बेटर हो। देखिए, एज एन आर्टिस्ट में बात करूंगा, ठीक है ना, सिर्फ एज एन आर्टिस्ट। एज एन आर्टिस्ट अगर देखें तो हम जो अपनी दादी अम्मा के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे, तो आपने गौर किया कि उनके पास मुहावरे होते थे, डिफरेंट ज़र्ब मिसल होते थे, जो आजकल खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता था कि वो दादियां या नानियां बात करती थी परिंदों की, पहाड़ों की, इमेजिनेटिव, हाँ, और वो बात कुछ और होती थी, हमारी बात कुछ और होती थी। लेकिन होता क्या था, जब हम उसको सोचना शुरू करते थे तो वो हमारी बात होती थी, हालांकि वो नेचर की बात थी, उसमें परिंदों की बातें होती थी। तो देखिए, कम्युनिकेशन तो उनके पास मुझे लगता है ज्यादा थी। हम जो है वो हमने जब इसको लॉक कर दिया ना एजुकेशन को एक खास बॉक्स में कि हम ये करेंगे तो हम ये डिग्री करेंगे, उससे जब आजाद थे ना लोग, तो उनकी कम्युनिकेशन भी आजाद थी। उस कम्युनिकेशन के आजाद होने की वजह से आर्ट भी आजाद था और लोग ग्रो भी करते थे, लोग एक्सेल करते थे, लोग किसी पीक पॉइंट पे जाते थे, और उसमें कम्युनिकेशन का, बातचीत का बहुत अमल दखल था। चाहे वो बातचीत बाप और बेटे की हो, मियाँ बीवी की हो, ठीक है ना, जैसे दादे पोते की हो, अपने दोस्तों के साथ हो, ठीक है, डिफरेंट कंट्री में किसी और मजहब, नस्ल, रंग उसके साथ हो, तो वो कम्युनिकेशन जरूरी है एज एन आर्टिस्ट। उसी से आपका दिमाग खुलता है। देखिए, आर्टिस्ट एजेंसीज का भी यही पर्पस होता है, वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, अपने कल्चर के बारे में बातें करते हैं, और फिर उनका आर्ट जो है वो बिल्ड होता है। आर्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद कर देना, वहां से आप कुछ बना के पैर निकले। और ये बिल्कुल बहुत अहम बात की निशान है कि बहुत ही जरूरी है आर्ट में, हर पहलू बहुत जरूरी है। शान, जैसे अभी कम्युनिकेशन जितनी जरूरी है उतना ही आपके रिलेशंस बहुत जरूरी है। अब सिर्फ जैसे आपने पहले भी बात की कि आर्टिस्ट शायद कभी एक पर्सोना होता होगा कि जो अपनी एक दुनिया में गुम रहता है। आज का आर्टिस्ट उतना ही अवेयर भी है, उतना ही सोशलाइज भी है, सोशली उतना इन भी है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या गैदरिंग्स के थ्रू हो। ये रिलेशंस कितने अहम है, मीन्स आपके लाइफ में जो आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, कितना अहम किरदार है आपकी शख्सियत साथी में उसका? देखें, फिर मैं वही बात करूंगा कि हम आर्ट पे बात कर रहे हैं, तो आर्ट में पर्सनालिटी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। आपका जो पर्सनालिटी बिल्ड होगी वही आपको एज एन आर्टिस्ट फॉर्म भी करेगी, ठीक है। उसमें आपके इंस्टीट्यूट का अमल दखल होता है कि वो आपको डिफरेंट ट्रेनिंग से गुजारता है और आपकी एक पर्सनालिटी बिल्ड होती है। लेकिन उससे पहले क्या, जो आपने 20 साल 18 साल गुजारे हैं, जिसमें आपके घर वालों का अमल दखल है, ठीक है, आपके रिलेटिव्स का अमल दखल है, मोहल्लेदारों का अमल दखल है। जैसे होता था ना कि मोहल्ले वाली औरतें भी आके समझा देती थी, पंजाब में कहते काका तू जो है ना इतने कूड़ा ना सुटेगा, ठीक है ना, या वो प्यार से कोई आपको थप्पी दे देती, या आपके पास होने पे मोहल्ले से भी मिठाई आ जाती थी, ठीक है, और लोग आपसे पूछने आए थे, तीमारदारी करने आए थे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इंसान की एक खास पर्सनैलिटी बिल्ड करते हैं। जैसे घर में हम कहते हैं कि यार जूते उल्टे को सीधा कर दे, ठीक है, उधर पेरेंट्स की तरफ पैर ना हो, पैर इकट्ठे कर लो। ये छोटी छोटी चीजें बाजार देखने के, लेकिन इसमें होता यह है कि आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, आपके इंस्टीट्यूट तक पहुंचते पहुंचते आपको राइट एंड रॉन्ग का पता चल जाता है। आप एक फर्म पर्सनैलिटी लेके आगे इंस्टीट्यूट में दाखिल होते हैं और वहां से मजीद फर्म होके आप आगे जाते हो, तो तब आप सोसाइटी को चेंज करने के काबिल होते हो। जब आप अपने कल्चर से डिटैच होगे, जब आप अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से डिटैच होगे, अपने एरिया से, मोहल्ले से, अपने नेबर से डिटैच होगे,
तो आप आगे जब जाओगे तो आप पे जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, वो आप फिर डिटैच ही हो, आप फिर नो वे हो, आप फिर आपके लिए दोबारा से चीजें बिल्ड करना वो आप एलियंस की तरह ही हो गए जिसका किसी उससे ताल्लुक नहीं होगा। और आप अगर आपकी सोसाइटी से ताल्लुक नहीं है तो आप जो आर्ट करोगे उसका भी ताल्लुक उसके साथ नहीं है। वो फिर कोई 200 साल के बाद जमीन खोदेगा तो वो कहेगा कि यार ये तो शायद यहाँ पे तो अंग्रेज होके गया है यार, ये तो पाकिस्तानी नहीं था, अंग्रेज ही था, उस तरह की बात हो रही है। तो जिशान, इस पे भी बात होगी कि फैमिली की कितनी अहमियत है। ये सेशन है डायलॉग का, जो इस पे आप हमारे आज मेहमान हैं, लेकिन कितना अहम समझते हैं कि हम किसी एरा को उसको डॉक्यूमेंट करें। हम आर्ट में भी यही करते हैं कि एक खास फ्रेम में उस चीज को ढाल लेते हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, किसी एक लम्हे को उस फ्रेम में हम डाल लेते हैं। तो ये जो सेशन हमने मुनक्किद किया है कि आओ बात करते हैं, ये आजकल के दौर में कितना अहम है? देखिए, मैं कान को फिर यहाँ से पकड़ने की कोशिश करूंगा बात को करने के लिए कि आप देखें कि हमारे यहाँ ना लोग बात भी उसकी सुनना चाहते हैं जो सेलिब्रिटी है, और पढ़ना भी उससे चाहते हैं, तालीम भी उससे हासिल करना चाहते हैं जो कोई सेलिब्रिटी है जिसने कुछ अचीव किया, ठीक है। और दैट्स वाई पेरेंट्स से डिटैचमेंट इसीलिए होती है कि हम कहते हैं नहीं नहीं, वो जिसके साथ मैं बैठा हुआ हूं ना वो सही है, इनको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इस शो की अच्छी बात यह है कि आप उन लोगों को भी, बहुत जो अचीव कर चुके हैं उनके साथ उन लोगों को भी लेके आ रहे हैं जो अभी अचीव कर रहे हैं, जो अभी दरमियान में है, जो सीख रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, ठीक है, मेरे ऐसे लोग। उसकी वजह यह है कि हर जो आर्टिस्ट है या हर इंसान अगर आर्ट की भी देखें तो उसकी कोई इंस्पिरेशन तो है ना। वो अगर प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी अचीवमेंट है तो उस पर बात कर सकता है, वो दूसरों को गाइड कर सकता है। तो इस शो की खासतौर पे जो अच्छी चीज मैंने देखी है, कुछ शोज मैंने बाकी आपके टॉक शोज देखे भी हैं आर्टिस्ट के हवाले से, कि उसमें ये है कि हमें कुछ बेहतर बातें मिल जाती है जो शायद हम लोग जो है ना, जो बहुत अच्छे टॉक शोज है, बड़े लेवल के टॉक शोज है, वहां से हम लोग भी गेट कर पाते। तो मेरे ख्याल में इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रहे हो, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेरे ख्याल में ये बेटर होगा। क्योंकि देखें, हम भी तो उसी को सर्व कर रहे हैं, जैसे भी हम कह रहे हैं कि आप या किताब पढ़ लें या खुद एक्सपीरियंस कर लें, ठीक है, तो या आप किसी की बात सुन लें। तो मैं अब अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हो, कुछ लोग देख रहे हो जिनका आर्ट से नहीं भी ताल्लुक, और वहां से उनको इंस्पिरेशन हो जाए, कोई बात क्लिक कर जाए, तो मुझे इसमें तो काफी मेरी अचीवमेंट हो जाएगी कि चलो ठीक है, अभी इधर मैं तकरीबन 100 लोगों को एक वक्त में कैटर करता हूं, तो इधर तकरीबन ज्यादा लोग देख लेंगे, तो हो सकता है कोई बात। क्योंकि देखें, मेरी जो फील्ड थी उसमें कुछ लोगों का बड़ा अमल दखल है, ठीक है ना, उनकी वजह से मैं इसमें दाखिल हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मेरी बात से किसी और को कोई इंस्पिरेशन मिल जाए और उसकी कोई लाइफ की डायरेक्शन मिल जाए। शान की बहुत हम्बलनेस है कि शान आज अपने कैरियर में इतना नाम होने के बावजूद हमें भी टाइम दिया, और आप सबसे भी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो हर स्टूडेंट फेस कर रहा होता है, और उनसे कैसे निकला जाए, कैसे उनसे टैकल किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कैसे इनसे दूसरे आर्टिस्ट निकले हैं, क्या वो फेस करके उनका सोल्यूशन रहा। शान से बातें हो रही थी उनके कैरियर के बारे में, उनके जिंदगी के बारे में। आप कुछ उनसे पूछना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। एक दफ़ा फिर हम शान का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। शान, उनसे अगेन बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम की इख्तिताम करेंगे, और इस दुआ के साथ कि शान का कैरियर अल्लाह और इस पर कामयाब करे, और ऐसे ही हमारी दोस्ती कायम रहे, और इंशाल्लाह आपसे अगली नशिस्त में ज़रूर मुलाकात करेंगे अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।